हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नेम आप देखो, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब देखो, सबसे पहला प्रश्न इस पार्ट में आपके पास आता है। देखो प्रश्न एक, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। ठीक है, संयोजक तार, स्विच, और ये देखो संयोजक तार आपको एक दे दिया। ठीक है, स्विच है ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी, इन सब के चित्र आपको बनाने हैं और इनके प्रतीक आपको बनाने हैं अपनी नोटबुक में। तो देखो विद्युत सेल कैसा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, और इसका प्रतीक कैसे होता है, देखो इस तरह से, और एक टी जैसे बनाते हैं। ठीक है, ये और इधर इसका ये टी का जो ये वाला पोर्शन है थोड़ा सा बोल्ड होता है। ठीक है, थोड़ा सा मोटा होता है। अब देखो विद्युत बल्ब कैसे बनाते हैं, इस तरह से तार लाए, इस तरह से यहाँ पर घुमाकर दूसरी तरफ लेकर और इसमें एक सर्कल सा बना दिया। तो विद्युत जो बल्ब होता है उसको हम अपनी प्रतीक उसका ये होता है। ठीक है, इस तरह से हम उसको दिखाते हैं। फिर देखो स्विच, अच्छा ऑन होता है। ठीक है, तो तार क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो देखो ये पूरी कनेक्टेड तार है। ठीक है, एक बॉल जैसी होती है और ये इधर है, ये पूरा कनेक्टेड है। तो ये क्या है, स्विच अभी ऑन है। ठीक है, फिर देखो स्विच ऑफ की स्थिति में, जब स्विच ऑफ होता है तो देखो यहाँ से ये टूट गया। ठीक है, यहाँ से जो हमारा सर्किट है, जो विद्युत परिपथ है, वो हमारा यहाँ से टूट गया। फिर देखो बैटरी किस तरह से बनाते हैं। देखो हमने ऊपर देखा था कि जो विद्युत सेल होता है उसको तो हम एक, ठीक है, एक पेयर होता है इस पे ऐसे, लेकिन इसमें देखो तीन पेयर होते हैं। ठीक है, एक, ठीक है, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, अच्छा ये पूरा तीन। ठीक है, मतलब हर जो लंबे वाले टी हैं वो भी तीन हैं और छोटे वाले जो वो हैं वो भी तीन हैं। फिर देखो संयोजी तार किस तरह की होती है। वायर को तो हम सीधा एक लाइन की मदद से इस तरह से बना लेते हैं। अब देखो आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न दो, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिवर्तन आरेख खींचिए। ठीक है, इसको अगर आपको अपनी नोटबुक में अगर इसको निरूपित करना है आपने, तो इसमें किस तरह के आप परिवर्तन करोगे, ठीक है, वो आपको बनाना। तो देखो हमने देखा, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो बल्ब है, बल्ब को आपने देखा हम किस तरह से बनाते हैं, हम इस तरह से बल्ब को बनाते हैं, हमने बल्ब बना दिया। स्विच हम इस तरह से बनाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर स्विच है, ये स्विच क्या है, ऑफ है। यहाँ पर देखो ये अलग है इससे, तो स्विच अभी ऑफ है। तो देखो ये ऑफ की स्थिति में, ठीक है, जब परिपथ टूटा हुआ है। और साथ में देखो यहाँ पर एक सेल है हमारे पास, तो सेल हमने इस तरह से यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है। देखो यहाँ बैटरी की तार ये बल्ब से कनेक्टेड है। ठीक है, और जब ये ऑन इस तरह से यहाँ पर ऑन हो जाएगा स्विच, तो बल्ब हमारा क्या होगा, वो जल जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न तीन है, चित्र में चार सेल दिखाए गए हैं। ठीक है, रेखाएं खींचकर यह यहाँ पर आप देखो निर्दिष्ट कीजिए कि चार सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाओगे। ठीक है, हमने देखा, देखो सेल क्या होता है, सेल एक सिंगल होता है। ठीक है, और बैटरी जब बहुत सारे सेल को हम एक साथ मिलाते हैं तो उससे बैटरी बनती है। तो हम इससे कैसे मिलाएंगे, आपको पता है हमेशा अगर देखो इन सबको मिलाकर हमें बैटरी बनानी है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, बैटरी के दो टर्मिनल चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसको देखो किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला जो सेल है, इसमें क्या है, देखो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। तो हमने चलो इधर से मान लिया, इसका हमने नेगेटिव अलग निकाल लिया। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव से हम इसका नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो और फिर इसके पॉजिटिव से हम इसका नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, फिर इसके पॉजिटिव से हम इसका नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, और लास्ट में हमारे पास एक पॉजिटिव तार बच गई और एक नेगेटिव तार बच गई। और इन दोनों को देखो, ये देखो माइनस वाली, ठीक है, और प्लस वाली, ये दो तारें बच गई। इससे हम कोई भी सेल बोल रहा हूँ मैं, कोई भी बल्ब जला सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है आपके पास, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो इसमें ये दिखाया गया है, इसमें इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, देखो क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं कि परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। ठीक है, अब आपको बल्ब को जलाना है, तो किस तरह से, देखो बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, पहले हम ये देखते हैं। देखो ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, स्विच भी ऑन है, तो बल्ब को जलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सेल नहीं है। ठीक है, सेल तो सिंगल होता है, ये है बैटरी। जब दो या दो से ज़्यादा सेल एक साथ मिलते हैं तो बैटरी बन जाती है। लेकिन हमने देखा, देखो इधर से यहाँ से अगर ये नेगेटिव मिल गया बल्ब को, तो इधर से बल्ब को पॉजिटिव वाला मिलना चाहिए। ठीक है, प्लस वाला मिलना चाहिए, लेकिन इधर भी नेगेटिव मिल रहा है। और गड़बड़ क्या है, यहाँ पर देखो दोनों के प्लस एक साथ कनेक्टेड है। देखो यहाँ से अगर ये नेगेटिव माइनस वाला मिला, तो इस बल्ब इस सेल के प्लस के साथ इस सेल का माइनस वाला कनेक्ट होना चाहिए था, और प्लस वाला यहाँ से इस तरफ कनेक्ट होता। तो देखो ये जो सेल हैं ये उल्टे लगा रखे हैं। ठीक है, तो देखो परिपथ में बल्ब को प्रदीप्त करने के लिए एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, एक का मतलब जो धनात्मक है, एक का ऋणात्मक है, उन दोनों को एक साथ मिलाना है। अर्थात हमें माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो माइनस
प्लस प्लस माइनस, इसकी जगह पर धन टर्मिनल की जगह पर यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है ऋणात्मक टर्मिनल, इधर है धनात्मक, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ऋणात्मक लगाना चाहिए फिर धनात्मक, ठीक है, धन टर्मिनल का संयोजन करना चाहिए। अब देखो प्रश्न 5 है, विद्युत धारा की किन्हीं दो प्रभावों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा में दो प्रभाव जो होते हैं वो आपको बताने, एक तो क्या होता है, देखो आपको पता है विद्युत धारा में तापीय प्रभाव होता है, क्या जब विद्युत धारा होती है उसमें क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। तारें आपने देखी होंगी गर्म हो जाती हैं, जो पानी का रॉड आपके घरों में होगा, ठीक है, जब पानी के रॉड से आप पानी गर्म करते हो तो जब आप उसे निकाल लोगे, ठीक है, जब आपको पानी गर्म हो जाएगा तो आप उसकी तार को पकड़ना, तार क्या होती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है और पिलपिली सी हो जाती है, ठीक है, ढीली सी हो जाती है। फिर देखो चुंबकीय प्रभाव, तो ये आप जैसे जैसे आगे अपनी क्लासेस में पढ़ोगे आपको चुंबकीय प्रभाव भी दिखेगा, ठीक है, विद्युत की तार में। अब देखो प्रश्न 6 है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं, अब देखो कोई भी तार है, ठीक है, उसके बीच में स्विच लगा हुआ है, जब हमको उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है, उसमें से जब विद्युत धारा जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्विच को ऑन करना पड़ेगा। तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी दक्षिण स्थिति में से विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट आपको ये करना है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, आपको पता है चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय मतलब खासियत होती है इसमें, देखो यहाँ पर प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। अब देखो चुंबकीय सुई एक छोटी चुंबक होती है, ठीक है, जो चुंबकीय सुई होती है वो एक छोटी सी चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है, ठीक है, जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। जब यह सुई किसी दूसरे चुंबक के संपर्क में आती है तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर, मतलब इधर एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि पुल करना, ठीक है, धकेलना एक दूसरे अलग अलग दिशाओं में, एवं विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। लेकिन जो उल्टे उल्टे ध्रुव होते हैं, ठीक है, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, ठीक है, जो उत्तर पोल है और जो दक्षिण वाला ध्रुव है, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। और इसलिए जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को, यहाँ पर फोन है, देखो इसको आपको लिखना है, ऑन करते हैं तो यह भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विकसित हो जा, या फिर विकसित लिखा है यहाँ पर हो गया विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। अब देखो प्रश्न 7 है, यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी, तो देखो यहाँ पर देखो नहीं, विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाएगा तो चुंबकीय सुई जो है वो कोई भी विक्षेपण नहीं दर्शाएगी, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत परिपथ में सेल अथवा बैटरी न होने के कारण परिपथ को बंद करने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तथा चुंबकीय प्रभाव भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न 8 है, रिक्त स्थान आपको दिए हैं तो सीधा हम उत्तर पे जाते हैं। यहाँ पर विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है, ठीक है। अब देखो जो विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल के प्रतीक में जो लंबी रेखा होती है वो क्या करती है, धनात्मक, लेकिन यहाँ पर आप देखो जो लंबी वाली रेखा होती है ना वो क्या करती है, ऋणात्मक करती है, ठीक है, जिसमें आप देखो इस तरह से माइनस का निशान होता है, ठीक है। अब देखो दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन से बैटरी बनती है, ये भी आपको पता है। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते समय तो इसके तंतु रक्त तप्त देखे यानी कि लाल हो जाता है, ठीक है, उसका जो फिलामेंट होता है तंतु। अब देखो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। अब देखो विद्युत आपने जगह जगह देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये फ्यूज हो गया, ठीक है, ये चीज फ्यूज हो गई, तो उसके अंदर क्या होता है, एक पतली सी तार होती है, जब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ओवरफ्लो करने लगती है, तो जो फ्यूज होता है वो टूट जाता है, ठीक है, उसके अंदर की जो तार होती है वो टूट जाती है, जिसे हम फ्यूज कहते हैं, ठीक है। ये एक सुरक्षा युक्ति होती है ताकि ओवरलोड ना हो पाए। अब देखो प्रश्न 9 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा आपको असत्य बताना है, तो देखो उत्तर आपके पास इस तरह से हैं। दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं, जो कि गलत है। देखो जब हमें बैटरी बनानी होती है तो एक सेल के जो ऋण टर्मिनल को हम दूसरे सेल के धन टर्मिनल से मिलाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ऋण टर्मिनल से संयोजित करना, जो कि गलत है, आपको पता है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो पिघलकर टूट जाता है, सही बात है। जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्यूज में क्या होता है, जब अधिक विद्युत धारा, एक सीमा होती है, ठीक है, किसी भी फ्यूज की कि उसमें से इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन जब उस सीमा को पार कर देती है विद्युत धारा तो फ्यूज होता है वो पिघलकर टूट जाता है, ठीक है, जो सत्य है। अब देखो विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, ये भी असत्य है। अब जो विद्युत चुंबक होता है वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित तो करता है,
देखो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, जो विद्युत की घंटी होती है ना, बिजली वाली घंटी, उसमें विद्युत चुंबक होता है, जो कि सत्य है। अब देखो प्रश्न 10 है आपके पास, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसी विद्युत चुंबक जो है, ठीक है, उसका इस्तेमाल आप कचरे के ढेर में से प्लास्टिक को अलग करने के लिए कर सकते हैं, आपको बताना है। तो देखो प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक जो है वो चुंबक के साथ नहीं चिपकता है, ठीक है, तो इसलिए विद्युत चुंबक किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करता। यही कारण है कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता। आपको पता है जब वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, अगर आप विद्युत चुंबक वहां पर ले जाओगे भी तो कोई भी प्लास्टिक उससे नहीं चिपकेगा, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। फिर देखो प्रश्न 11 है, मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, ठीक है, मानो कोई इलेक्ट्रिशियन आया आपके घर पे, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपके घर में कोई जो विद्युत की तार है, परिपथ है, उसमें वो कोई ठीक कर रहा है, मतलब कुछ खराब हो रखा होगा, वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, ठीक है, तांबा का एक तार लिया उसने और उसको फ्यूज के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए आपको कारण देना है, ठीक है। देखो मतलब कोई फ्यूज है कहीं पर, वो उसकी जगह पर तांबे का तार लगा देता है, तो देखो क्या उसने जो काम किया उससे आप सहमत हो? देखो यदि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत करते समय तांबे की तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है तो हम उससे सहमत नहीं होंगे। देखो यार फ्यूज क्यों होता है? फ्यूज इसलिए होता है कि कभी भी जो हो इलेक्ट्रिसिटी हो वो अगर सीमा से अधिक आती है तो क्या होगा, फ्यूज टूट जाता है। अगर फ्यूज नहीं टूटा तो फिर क्या होगा, वो हमारे जितने भी घर के अंदर टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, इनको वो खराब कर देगा। जब एकदम से विद्युत धारा बढ़ती है, आप बोलते हो ना कभी वोल्टेज ज़्यादा है कभी कम है, तो विद्युत धारा एकदम से बढ़ेगी तो उसके बाद क्या होगा, जो आपके घरों में चीज़ें हैं वो चीज़ें फूक सकती हैं। इसलिए फ्यूज़ होता है जब कहीं भी विद्युत धारा एकदम मतलब ज़्यादा आती है, सीमा से अधिक आती है, तो वो विद्युत धारा मतलब जो विद्युत धारा को पहले ही वो रोक लेता है, फ्यूज टूट जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, तो हमारी चीज़ें जो होती है वो बच जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिशियन था उसने फ्यूज की जगह पे तांबे का तार लगा दिया। अब विद्युत धारा का सीमा से अधिक भी आएगी तो वो तांबे का तार नहीं टूटेगा, जिससे कि हमारी चीजें जो है घर के अंदर वो फूक जाएंगी, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको नॉर्मल भाषा में बता दिया, क्योंकि फ्यूज के लिए केवल कम गलनांक वाली विद्युत की तार ही प्रयोग करनी चाहिए, ठीक है। कम गलनांक यानी कि जो जल्दी से गल जाती है, ठीक है। यदि वह तांबे की तार को फ्यूज के रूप में प्रयोग करेगा तो उच्च विद्युत धारा प्रवाह से वह नहीं पिघलेगी, ठीक है। अगर विद्युत धारा अगर ज्यादा तेज भी आती है तो उससे वो पिघलेगी नहीं, जिससे विद्युत यहाँ पर आप देखो साधियों को क्षति पहुंच सकती है, ठीक है, यानी कि जो विद्युत की जितनी भी चीजें हमारे घर के अंदर वो खराब हो सकती हैं। देखो प्रश्न 12 है, जुबैदा ने चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया, ठीक है। जुबैदा कोई लड़की होगी, ठीक है, चित्र आपको नीचे दे रखा है। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में मौजूद जुबैदा की सहायता आपको करनी है, ठीक है। जब उसने ऑन किया तो जला नहीं, लेकिन क्यों नहीं जला, तो देखो जो प्रॉब्लम है वो आपको देखो, पहले आप अपनी बुक में देखना, आपको वहाँ पर जो चित्र है वो दे रखा हो, ठीक है। पहले सेल का जो धन टर्मिनल है वो दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। ये दिक्कतें हो सकती हैं उसके उसमें, ठीक है। दूसरा देखो स्विच को अच्छी प्रकार से बंद ऑफ कर देना चाहिए। आगे देखो तारों के सिरे ढीले जुड़े नहीं होने चाहिए, जो तार जुड़े हुए हैं ना उनके जो सिरे हैं वो ढीले नहीं होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। और बल्ब मेन चीज होती है, बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर बल्ब फ्यूज होगा तो फिर तो बल्ब नहीं जलेगा, आपको पता है। फिर देखो चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में क्या क्या करना है आपको। जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा? जब ये स्विच क्या है, जब ये ऑफ की स्थिति में, अभी ये ऑफ है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी बल्ब क्या जलेगा? आप बताओ, नहीं जलेगा यार, जब स्विच ऑफ है तो कहाँ से जलेगा, ठीक है। तो देखो कौ स्विच ऑफ की स्थिति में बल्ब दीप्त नहीं होगा। अगला देखो, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए बी सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा, ठीक है। ए बी सी में से कौन सा बल्ब पहले जलेगा? तो देखो स्विच ऑन की स्थिति में लाते ही ए बी सी तीनों बल्ब दीप्त हो जाएंगे, ठीक है, तो सब के सब एक साथ जल उठेंगे। क्योंकि देखो यहाँ से क्या हुआ, जब ये विद्युत परिपथ पूरा हुआ तो देखो यहाँ से ये निकला, इसके अंदर से घूम के वापस गया, फिर इसके अंदर से घूम के वापस गया, इसके अंदर और वापस बैटरी में चले गया, तो पूरा जो परिपथ है वो चलने लग गया, ठीक है। और जो तीनों बल्ब हैं वो भी यहाँ पर जलने लग गए। तो देखो क्लास 7 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के
क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।